हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक हमारा हर्षवर्धन और कार्यकाल कितना है 606 से 647। तो बोल रहा है राजवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेसर की गद्दी में बैठा। जो एक चीनी यात्री था हेरसेंग का हर्ष को शिला द्वितीय के नाम से पुकारता था। हर्ष का साम्राज्य सामंती संगठन पर आधारित था, जो हर्ष की उपाधियाँ परम भट्टारक, महाराजा अधिराज, सकलोपदेश्वर और चक्रवर्ती, सार्वभौम, परमेश्वर आदि से शब्द होता है। गुप्तों के विघटन के बाद उत्तर भारत के जिस राजनीतिक विकेंद्रीकरण के युग का आरंभ हुआ, हर्षवर्धन के राज्यारोहण के साथ उसकी समाप्ति हुई। वर्धन वंश का इस यशस्वी सम्राट अपने यश के द्वारा उत्तर भारत के विशाल भूभाग को अपने साम्राज्य के अंतर्गत में शामिल किया। अब हो रहा है कि हर्ष का राज्य विस्तार। तो हर्ष ने शशांक गौड़ शासक को पराजित कर कनौज पर अधिकार कर लिया। उसने उत्तरी भारत के अन्य राजाओं को अपने अधीन कर लिया। हेनसेंग के विवरण अनुसार हर्ष ने उत्तरी भारत के 5 राज्यों को अपने अधीन किया था, जिसमें संभवतः 5 राज्य थे: पंजाब, कनौज, गोंड या बंगाल, मिथिला, उड़ीसा या ओडिशा थे। पश्चिम में उसने वल्लभी के शासक धुर्वसेन द्वितीय से अपनी पुत्री का विवाह कर शत्रुता समाप्त की और मैत्री संबंध स्थापित किया। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें हर्ष की पराजय हुई और ऐहोल प्रशस्ति में उसका उल्लेख मिलता है। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का प्रतापी राजा था। देखिए, एक दिया गया हेनसेंग का विवरण। तो क्या बोल रहा है कि हर्ष के शासनकाल में चीनी यात्री हेनसेंग स्थल मार्ग से भारत आया था। वह चीन 629 ईस्वी में चला था और सारे रास्ते घूमते हुए भारत पहुंचा। भारत लंबे अरसे तक ठहर कर 645 ईस्वी में वह चीन लौट गया। वह नालंदा बिहार के बौद्ध विश्वविद्यालय में पढ़ने और भारत के बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से आया था। उसने अपनी ग्रंथ सीयुकी के नाम से लिखा। हेनसेंग को यात्रियों का राजकुमार और वर्तमान शाक मुनि कहा गया है। हेनसेंग के अनुसार भारतीय समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ब्राह्मण सबसे ऊपर था। शूद्रों को उसने किसान कहा था। उसके अनुसार भारतीय लोग दांतों पर काला निशान लगाते थे और कान में कुंडल पहनते थे। देखिए आगे बोल रहा है कि हर्ष ने कश्मीर पर आक्रमण कर वहां के भगवान बुद्ध का दांत कनौज के निकट संग्राम में स्थापित किया। कश्मीर के अभियान के पश्चात हर्ष ने दक्षिण अभियान किया था। हर्ष ने नर्मदा नदी के दक्षिण में सैनिक अभियान कर कुंतल, चोल और कांची के विजय किए। हर्ष के साम्राज्य के प्रायः संपूर्ण उत्तर भारत सम्मिलित था। यहाँ उत्तर हिमालय से लेकर दक्षिण नर्मदा नदी और विंध्य पर्वत तक, पूर्व में ब्रह्मपुत्र से पश्चिम और सौराष्ट्र से काठियावाड़ का विस्तृत किया था। हर्ष ने संभवतः 647 ईस्वी तक शासन किया। चूँकि उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, अतः उसकी मृत्यु के बाद उत्तर भारत पुनः अराजकता फैल गई और कनौज पर अर्जुन नामक किसी स्थानीय शासक ने उसका अधिकार कर लिया। अब बोल रहा है हर्षकालीन प्रशासन। तो बोल रहा है हर्ष के शासनकाल समाज की जानकारी बाणभट्ट की रचना यानी हर्षचरित और चीनी यात्री हेरेंसेंग के संस्मरण द्वारा मिलती है। हर्षवर्धन ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी, जिसकी सीमाएं उत्तर से हिमालय पर्वतों तक और दक्षिण से नर्मदा नदी के तट तक, पूर्व में गंजाम और पश्चिम में वल्लभी तक विस्तृत था। हर्ष का साम्राज्य सामंती संगठन आधारित था। राज्य प्रशासन सुविधा के लिए ग्राम, विशक, भुक्ति, राष्ट्र में विभाजित था। भुक्ति का तात्पर्य प्रांत से था, विषय जिले से और समान था। शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। हेनसेंग हर्ष की सेना को चतुरंगिनी कहता था, जिसमें पैदल, घुड़सवार, रथ और हाथी की टुकड़ियाँ थी। सम्राट को सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होती थी और है ना, और क्या बोल रहा है, और मंत्री को सचिव या आमत कहा जाता था। याद कीजिएगा, मंत्री क्या कहता था, सचिव या आमत। आगे बोल रहा है भंडी हर्षवर्धन का प्रधान सचिव था। अवंती विदेश सचिव था, है ना, जिसकी संज्ञा महासंधि विग्रह थी। सिंहनंद और उनका प्रधान सेनापति था। कुंतल अश्वरोही सेना का सर्वोच्च अधिकारी था और अश्वगुप्त ने गज सेना का प्रधान था। और क्या बोला था, राजस्थानीय संभवतः वायसराय या गवर्नर में होता था। न्याय व्यवस्था सर्वोच्च अधिकारी सम्राट था। हेनसेंग के अनुसार हर्ष के राज्य में कानून व्यवस्था अच्छी नहीं थी। राज्य में अपराध के लिए कठोर दंड का प्रावधान था। आगे बोल रहा है कि इस काल में राज्य को सर्वाधिक आय भूमि से होती थी। भौगिक कर वसूलने तथा पुस्तकाल जमीन का हिसाब रखने वाला पदाधिकारी था। उपज का 6वां भाग राजस्व के रूप में वसूल किया जाता था। अब बोल रहा है हर्ष और बौद्ध धर्म।
हर्ष के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य के अन्य उपासक थे। शुरू से ही हर्ष भी अपने कुल देवता शिव का परम भक्त था, परंतु चीनी यात्री हैंसेंग से मिलने पर उसने बौद्ध धर्म को महायान शाखा को आश्रय दिया और उसके बाद पूर्णतः बौद्ध बन गया। हर्ष के समय नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का मुख्य केंद्र था। हर्ष ने कनौज और प्रयाग में 2 विशाल धार्मिक सभाओं का आयोजन किया। कुंभ मेले को प्रारंभ शुरुआत करने का श्रेय हर्षवर्धन को ही जाता है, याद कीजिएगा। आगे बोल रहा है हर्षकालीन साहित्य। हर्षवर्धन के दरबार में प्रमुख विद्वान उनके बाणभट्ट हर्षचरित कादम्बरी की रचना किया, मयूर सूर्य शतक रचना किया। हर्षवर्धन ने अवश्य 3 नाटक प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद की रचना की। हालांकि इन रचनाओं में धावक नामक एक कवि का भी लिखने का श्रेय दिया जाता है। अब बोल रहा अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। तो हर्ष के अधीन शासक महाराज या महासावंत कहे जाते थे। प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था। प्रांत को भुक्ति कहा जाता था। ग्राम शासन का सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम शासन का प्रधान ग्राम पश्चिम था। हर्षचरित में सिंचाई के साधन के रूप में तुलायंत्र यानी जलपंप का उल्लेख मिलता है। हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्रों का निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। हर्ष का शासन उत्तर से कश्मीर से छोड़कर सभी प्रांतों में था। मेरा बोल रहा है हर्ष का शासन क्या बोल रहा है, उत्तर में कश्मीर को छोड़कर सभी प्रांतों में था। आगे बोल रहा है कनौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष है ना। हर्ष के पश्चात कनौज विभिन्न शक्तियों का केंद्र बन गया था। 8वीं शताब्दी में कनौज पर अधिकार करने के लिए 3 बड़ी शक्तियाँ देखी थी। कौन कौन है, तो बोल रहा है पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट के बीच संघर्ष आरंभ किया गया। यह संघर्ष लगभग 200 वर्षों तक चला। कनौज का स्वामित्व के लिए संघर्ष का आरंभ पाल शासक धर्मपाल ने किया था। इस त्रिपक्षीय संघर्ष से कोई निर्णायक परिणाम नहीं निकला। यह संघर्ष अनेक चरणों में संपन्न हुआ। प्रथम चरण में पाल शासक, धर्मपाल, प्रतिहार शासक, वत्स्यराज और राष्ट्रकूट शासक ध्रुव सम्मिलित हुए। त्रिपक्षीय संघर्ष के फलस्वरूप कनौज पर अंतिम रूप से गुर्जर प्रतिहार शासकों ने अधिकार कर लिया। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा हो तो लाइक कर दीजिए।